24 की चुनौती में भाजपा नेताओं का तूफानी प्रचार जारी। जेपी नड्डा नागालैंड के चुमो के धीमा में एनडीए की चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। वहीं राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और कांकेर में करेंगे चुनावी रैली। इंडी गठबंधन ने भी झोंकी पूरी ताकत। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में चुनाव प्रचार के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में करेंगे पब्लिक मीटिंग। अखिलेश यादव के बिजनौर और मुजफ्फरनगर में होगी चुनावी रैली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया। कहा, सीमा पार आतंकवादियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान के इजराइल पर जल्द से जल्द हमला करने की जताई आशंका। भारत समेत कई देशों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज पंजाब किंग्स की राजस्थान रॉयल्स से होगी भिड़ंत। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। और अब की बार 400 पार नारे के साथ ही पूरे देश भर में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अधिकांश बड़े नेता पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में जुटे हुए हैं। आज के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के चुमो के धीमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा चुमो के धीमा में एग्री एक्सपो साइट पर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। एकमात्र लोकसभा सीट वाले नागालैंड राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होगा और उसके बाद में मतगणना 4 जून को होगी। वहीं लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां पर वो कन्याकुमारी में सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे। कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह मेट्टुकडाई जंक्शन से ओल्ड बस स्टैंड तक रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। अपने तमिलनाडु दौरे के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां पर अमित शाह अलवर के हरसौली में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और इसके बाद में अमित शाह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब महज 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसे देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दंतेवाड़ा से निकलकर राजनाथ सिंह बालोद में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस भी अपने चुनाव प्रचार को तेज करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के लाल बहादुर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ की 5 लोकसभा सीट नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में
19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और इस दिन छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट पर भी मतदान है। ये सीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना सुरक्षा बल और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। नक्सल प्रभावित इलाके में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस विषय पर हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने बस्तर आईजी सुंदरराज पी से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। बस्तर में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या तैयारियां हैं इस बार? आगामी 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र, इस प्रकार बस्तर संभाग के अंतर्गत दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। चुनाव संबंधित सभी कार्य को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पूर्व से उपलब्ध सुरक्षा बल, साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा आवंटित बल, इनको लेकर लगातार इलाके में कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, इसके अलावा जो CRPF, ITBP, SSB और BSF और अन्य जो बल हमें चुनाव आयोग द्वारा आवंटित की गए थे, उसी को लेकर इलाके में लगातार एरिया डोमिनेशन, SST, फ्लाइंग स्क्वाड और अन्य प्रकार के जो रोड सिक्योरिटी ऑपरेशंस सभी को एग्जीक्यूट की जा रही है। और सीमावर्ती राज्य जैसा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो चुकी है। हमारे चुनाव के दौरान उनकी फोर्स भी सीमावर्ती इलाके में लगातार पेट्रोलिंग और अन्य प्रकार का ऑपरेशंस संचालित करेगा। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, ये थे बस्तर के आईजी पी सुंदरराज, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, बस्तर। और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर और बिजनौर में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर और बिजनौर में रैली करते हुए नजर आएंगे। यहां पर पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और समर्थन की अपील जनता से करेंगे। और वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में इस बार भी जोरदार राजनीतिक और जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। दरअसल यहां का जो चुनावी समीकरण जानने के लिए आपको हम अपनी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अपनी ही पहचान है। पश्चिमी यूपी की इस सीट को जाट बेल्ट का केंद्र बिंदु माना जाता है। 2013 के दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। फिलहाल यहाँ पर शांति है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से यहाँ पर अजेय बनी हुई है और अब उसकी नजर चुनावी जीत की हैट्रिक पर लगी है। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर भले ही भाजपा का कब्जा हो, लेकिन इससे जुड़ी 5 विधानसभा सीटों पर किसी एक दल का दबदबा नहीं दिख रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ झटका लगा था और यहाँ की 5 सीटों में से उसे महज 1 सीट पर ही जीत मिल सकी थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन था और इसने यहाँ पर बाजी मार ली थी। हालांकि तब राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन का हिस्सा थी। अब जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली रालोद NDA गठबंधन की सहयोगी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले की आबादी को देखें तो यहाँ की कुल 41,43,512 आबादी है, जिसमें पुरुषों की संख्या 21,93,434 है तो महिलाओं की संख्या 19,50,078 है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 18,16,284 कुल मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 9,68,265 पुरुष और 8,47,875 महिला मतदाता हैं। इनमें 144 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर हिंदू आबादी करीब 23,82,914 यानी 57.51% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17,11,453 यानी कि 41.30% है। वैसे में यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका भी चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाती है। मुजफ्फरनगर को जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ करीब
42% सवर्ण कैटेगरी के वोटर्स हैं, जबकि 20% मुस्लिम और 12% जाट वोटर्स हैं। इनके अलावा 18% SC और ST वोटर्स हैं, जबकि 8% अन्य जातियों के मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर सीट से इस बार भी अपने भरोसेमंद चेहरे और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर भरोसा जताया है। वहीं इंडी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में शुमार हरेंद्र मलिक मैदान में उतरे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में BSP ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया और मुजफ्फरनगर की इस हॉट सीट से रियल एस्टेट कारोबारी दारा सिंह प्रजापति को चुनावी अखाड़े में उतारा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चुनाव बेहद कांटेदार रहा था और अंत तक हार जीत तय नहीं हो सकी थी। भाजपा की ओर से संजीव कुमार बालियान ने राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और उम्मीदवार अजीत सिंह को हराया था। 10 साल आप लोकसभा के अंदर रहे, तीसरी बार अगर जाएंगे तो क्या कुछ बदलाव लेके आएंगे मुजफ्फरनगर की जनता के लिए? 10 साल में बहुत बदला है मुजफ्फरनगर। आज मुजफ्फरनगर में बेहतरीन सड़कें हैं, आज मुजफ्फरनगर में रेल लाइन डबल हो चुकी है, इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। साथ के साथ जब लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्टर्न यूपी और मुजफ्फरनगर की थी, हमें क्राइम कैपिटल कहा जाता था। आज के दिन ये स्थिति है कि मेरे जनपद से बेहतर कानून व्यवस्था पूरे देश में शायद ही कहीं होगी। विकास की रफ्तार को तो आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इस बार के चुनाव में है कि जिस पार्टी से मुख्य मुकाबला आपका पिछली बार था लोकदल से, इस बार वो आपके साथ आ गए, तो उसके आने से जो चुनौती है हैट्रिक की, वो आसान हुई है या विपक्षी दलों का अभी भी एक बड़ी चुनौती आपको मिल रही है? नहीं, चुनौती नहीं है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब लोगों ने मन बना लिया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सब बिरादरियों का साथ मिलता है, जबकि कहते हैं कि जाट लैंड है, ऐसा नहीं है, सभी बिरादरियों का आपको साथ मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा पूरे एनडीए का, वो रहा 3 तलाक का मुद्दा। और आप जानते हैं कि आपकी लोकसभा के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय भारी संख्या में है। आपको लगता है कि उस 3 तलाक के मुद्दे का जो कानून को हटाया, उसका लाभ एनडीए और आपको मिल रहा है? सर्व समाज हमारे साथ है। इस बार मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि गरीब कल्याण का जो मोदी जी का मूल मंत्र है, उसका सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो मुस्लिम समाज को हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक भी जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। हरेंद्र मलिक यहाँ की खतौली विधानसभा सीट से 1985, 1989, 1991 और 1996 में पूरा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 2002 से 2008 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं। जिस सम्मान के लिए जयंत चौधरी आपकी पार्टी के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो ऐसे में आपका लगता नहीं है क्योंकि जो जाट और मुस्लिम के जिस समीकरण के भरोसे आप हैं, वो भरोसा आपका टूट जाएगा? यहाँ चुनाव जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके यहाँ व्यक्तियों का 2 का चुनाव है, हरिंदर और संजीव का। यहाँ ना पार्टी का बात कोई करता है, ना उसकी करता, व्यक्ति की और उसकी करता है। मुझे ये बताइए कि हरिंदर मलिक पे इस बार यहाँ की जनता, चाहे वो किसी भी बिरादरी की जनता हो, वो आप पर विश्वास और भरोसा क्यों करे? इसलिए करेंगे, मैं देखा परखा। मैं पिछले 47 साल तक राजनीति कर रहा है। हम लोग सेवा करते हैं, हम किसी को धमकाते नहीं। आपके बड़े नेता अभी तक यहाँ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों बच रहे हैं, इसका क्या कारण है? खुद हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ ये सही है कि इतने संसाधन नहीं है जितने सत्ता पक्ष के पास हैं। आप सहमत होंगे, एक रैली में उतने पैसे लग जाते हैं जिनकी अपेक्षा नहीं होती। हम सीमित संसाधन में चुनाव लड़ रहे हैं, पर यह चुनाव जनता और सत्ता के बीच है। मुजफ्फरनगर की सीट से 2 बड़े जाट नेता संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक की लड़ाई को बसपा की एंट्री ने त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। जाहिर है कि मुकाबला आसान तो कतई नहीं है, लिहाजा तीनों ही पार्टियां जनादेश को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में इस बार लड़ाई कितनी तगड़ी है, ये इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना है। इसी के साथ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। दरअसल पुलिस ने हेट स्पीच मामले में उनके खिलाफ 2 अलग अलग थानों में 2 शिकायतें दर्ज की हैं। लखमा के खिलाफ बीजापुर के मिरतुर और कुटरू थाने में आईपीसी की धारा 500, 188, 506 के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। पहले कवासी लखमा का नोट बांटने का वीडियो सामने आया था, जिस पर बीजेपी ने उनके वीडियो को आधार बनाकर चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। और इससे पहले कवासी लखमा ने चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस के जवानों को तीर से मारकर भगाने की बात कही थी। तो वहीं कवासी लखमा ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग ने अब संज्ञान ले लिया है। शिकायत दर्ज होने के बाद कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार के मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए गीत को बधिरों की सुगमता के लिए दूरदर्शन के सांकेतिक भाषा अनुवादक शरद मुदगल ने भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया है। आइए आपको दिखाते हैं। अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। तो ये खूबसूरत पहल की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर जो इस बार 24 में मतदान करने के लिए जाएंगे। और इसी के साथ 24 की चुनौती में इतना ही।
और 24 की चुनौती के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत और कोंकण मार्ग पर ट्रेनों की बढ़ती मांग के साथ मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई और थिवी के बीच 32 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यात्री इन विशेष ट्रेनों की अधिक जानकारी www.inquiry.indianrail.gov.in या फिर NTES ऐप पर देख सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से इस ग्रीष्मकालीन में विशेष रेल सेवा का लाभ उठाने की भी अपील की है। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और 5वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में आज बैसाखी का त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बैसाखी के अवसर पर श्रद्धालु आशीर्वाद लेने के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे हैं और दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब की ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं बैसाखी पर्व के अवसर पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया है। वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। आज बैसाखी का पर्व है और इस अवसर पर पावन स्नान करते हुए श्रद्धालु नजर आए हैं। आज सुबह ही सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए स्नान के लिए। तो ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और आज सुबह सुबह ही सूर्योदय से पहले ही वहां पर पहुंच गए और गंगा में पावन डुबकी लगाई। इसी के साथ आपको बता दें कि अलग अलग नाम से प्रचलित बैसाखी का त्योहार जो है वो भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। इस उत्सव के माध्यम से लोग अन्नदाता किसानों की कड़ी मेहनत के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी, विशु, बिशुबा, बोहाग बिहू, पोयला बोईशाख, बैशाखादी और पुत्तांडु की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को बैसाखी, विशु, विशुबा
बोहाग बिहू, पोयला बोईशाख, वैशाखादी और पुतांडु के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। और वहीं राष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर बैसाखी की शुभकामनाएं देशवासियों को दी। अमित शाह ने लिखा कि सभी को बैसाखी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह और हर्षोल्लास के प्रतीक इस पर्व पर मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया है। मुंबई में 26/11 हमले के बाद यूपीए सरकार ने कई दौर की चर्चा की, बहुत मंथन किया और लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जयशंकर ने कहा कि आतंकियों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने के कोई नियम नहीं होते। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मुंबई हमले के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे ऐसा महसूस हुआ हो कि हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात खेलों की कर लेते हैं। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर बेहद ही शानदार रहा है। अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज राजस्थान ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में जीत मिली है। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स अब तक खेले गए 5 मैचों में से 2 ही जीत पाई है। वहीं अगर पिछले मैच की बात करें तो दोनों ही टीमों को करीबी हार का सामना करना पड़ा था। अब आज होने वाले मैच में पंजाब किंग्स की कोशिश अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करने की होगी। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स भी अपने पिछले प्रदर्शनों को दोहराते हुए शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर के तापमान के साथ। नमस्कार।